आज हम करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड द पोटेंशियल एनर्जी, दो टॉपिक करेंगे। तो पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं वो देखिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी कि किन फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव कह सकते हैं, या वो फोर्स कंजर्वेटिव है तो क्यों है, क्या कंडीशन होती है पीछे। तो ये कह सकते हैं बेटा, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if work done by the force, क्या हो बेटा, is independent on the path but depend upon initial and final position of the body, initial and final position of the body। क्या मतलब, उसने कहा फोर्स को कंजर्वेटिव आप कह सकते हो अगर आप वर्क करें उस फोर्स के काम, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के काम वो इंडिपेंडेंट रहे। किस पे इंडिपेंडेंट रहे, ऑन द पाथ, ये पाथ कैसा है, वो टेढ़ा मेढ़ा सर्कुलर है, स्ट्रेट है, कैसे भी है उसका पाथ, उस पे डिपेंड नहीं करेगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब वो कितना दूर गया इनिशियल से फाइनल, मींस इनिशियल पोजीशन पे वो कहां था, फाइनल पोजीशन पे वो कहां है, बस उन दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा किसी भी अदर फैक्टर कि वो कैसे गया, किधर गया, किस रास्ते से गया, उसका नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट इज, यानी कह सकते हो आप, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ पाथ फॉरवर्ड बाय द रोड, नेचर ऑफ पाथ फॉरवर्ड बाय द, कि भाई वो ना ए पॉइंट पे था यहाँ, वो जा रहा है बी पे यहाँ, स्ट्रेट गया, वो इस तरह से गया या फिर वो ऐसे गया, डिपेंड नहीं करेगा। अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो ए से बी चाहे सर्कुलर पाथ से जाए, चाहे वो स्ट्रेट से जाए, चाहे वो ऐसे जाए, किसी भी रास्ते से कैसा भी पाथ ट्रेवल करके जाए, उस बॉडी के द्वारा जो वर्क होगा ना, उस बॉडी के द्वारा जो वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वो सेम होगा ए से बी जाने में। जब कैसे भी जाए वो, लेकिन वो कहां से कहां गए, ए से बी, तो डिपेंड करेगा भाई ए से ए पॉइंट और बी पॉइंट पर, वो किसी भी डिपेंड नहीं करेगा। ये होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो पाथ पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करते हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। वो फोर्स है लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आप क्वेश्चन में पढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आप प्लस 2 में पढ़ोगे। एक आपका प्लस 1 का और है, स्प्रिंग जो फोर्स होता है ना, इसको आप क्या कहते हो, रिस्टोरिंग फोर्स इन ए स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स इन ए स्प्रिंग एंड एक्सेट्रा। मैग्नेटिक फोर्स भी होता है वैसे तो, ठीक है, एंड एक्सेट्रा ईटीसी। तो ये सभी जो फोर्सेस होते हैं, इनके द्वारा इनके कारण जो वर्क होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अलावा पाथ पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ये सभी के सभी फोर्सेस क्या कहलाते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। दूसरी बात एक और कंजर्वेटिव फोर्स की, क्या कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर एक बात ये है कि अगर हम ये कहें कि अगर ए से बी गए वापस बी से ए आ गए, तो क्या आपकी पोजीशन चेंज हुई? अगर आप ए से बी गए
और वापस बी से ए आए, तो क्या आपकी पोजीशन चेंज हुई? नहीं हुई ना। हम ए से बी गए स्ट्रेट से, बी से आ गए सर्कुलर से, या ऐसे आए, लेकिन हम उसी पोजीशन को वापस अगर गेन कर लेते हैं जिस पोजीशन से गए, तो क्या कहते हैं हमारी पोजीशन वापस वही होगी, तो उसका इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, तो नेट वर्क कितना होगा? नेट वर्क इज 0। तो इन्हीं कंजर्वेटिव फोर्स के कारण अगर एक क्लोज पाथ अगर बन जाता है, क्लोज मींस जहां से गए वापस हम वहीं आ जाए, कैसे भी आए, कोई बात है कैसे भी आए, वो वर्क हमेशा उसका क्या होगा? 0। एक पॉइंट डाल के आप कर सकते हो, स्टार लगा दिया मैंने कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड लूप, एक क्लोज पाथ कह सकते हो, लूप कह सकते हो। कहां से कहां? A to B and B to A, ठीक है, किसी पाथ से, फ्रॉम एनी पाथ, फ्रॉम एनी पाथ इज 0। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से देख लें, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर इसके बाद हम प्रूफ करेंगे भाई हमारे तो प्लस वन में है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स प्रूफ करेंगे कि हाँ भाई वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे, इसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो कैसे क्यों, तो उसको प्रूफ करेंगे एक बार। अब इसको नोट कर लिया आपने, देखो नेक्स्ट, prove that gravitational force is a conservative force, is a conservative force। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कैसे प्रूफ करें? हम प्रूफ करेंगे भाई अलग अलग पाथ से उसको ट्रेवल करवा के, अलग अलग पाथ से। हम तीन केस, दो से प्रूफ कर सकते हो, तीन से कर सकते हो, आपको समझ आएगा, तीन करवा दो आप, तो करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट ये है कि मान लो कोई भी पुली यहां थी, इस ए पॉइंट, जिसका जो मास है वो m है, तो उसका जो वर्टिकल ट्रेवल होगा, तो मान लो उसका जो वेट होगा वो नीचे होगा ना, तो इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा? mg। और वो ट्रेवल कहां से कहां तक पहुंच रही है? वो पहुंच रही है मान लो ए से लेकर यहां तक बी पॉइंट। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यहां से लेकर यहां तक h हाइट ट्रेवल की, h हाइट, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो आप बताओ ए से बी आने में उसने कितना वर्क किया? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कितना वर्क हुआ ए से बी? बोलो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स नहीं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो बताओ बेटा, तो ये आएगा W1। वर्क होता है बेटा, कांस्टेंट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बताया मैंने आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स का आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, W इक्वल टू F S cos थीटा। तो W1 इज इक्वल टू फोर्स कितना है? mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? h इनटू cos ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही है, तो दोनों में एंगल कितना होगा? 0, तो cos 0 1। तो यहाँ पे जो W1 आया, वर्क हुआ, वो आएगा mg। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब करते हैं केस सेकंड।
सेकंड में क्या, हम उसको एक इंक्लाइंड प्लेन से लेके आए, इंक्लाइंड प्लेन से, यहाँ उसका वही बॉल, उसका मास m है, ठीक है, ए पॉइंट पे था और उसको इंक्लाइंड के लो हम ऐसे लेके आए, ऐसे, ठीक है भाई। ए से कहाँ लेके आया, ग्राउंड पे, यहाँ ले आया बी पे, वर्टिकल, इसको पॉइंट को मान लो सी, वर्टिकल हाइट बाई एच है, ये ग्राउंड हो गया। हम उसको ए से बी लेके आ रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन के लो ऐसे, तो किसी भी टाइम आप क्या करें, किसी भी टाइम एक एफबीडी बना दें इसके ऊपर, उस बॉडी का, उस बॉडी का मास m है, वेट होगा mg जो कंप्लीट वर्टिकल होगा। इस एंगल को मान लें, हमको एक अल्फा एंगल मान लें, थीटा मान लो, उसी मान अल्फा मान लो, क्योंकि थीटा वैल्यू पे है ना कोस थीटा, उसको अल्फा मान लो। ये उसका नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा, ये एंगल थीटा होगा, ये बन जाएगा mg कोस थीटा और ये बन जाएगा mg sin थीटा, नहीं है अल्फा है, mg sin अल्फा, ठीक है। ये वीडियो हम ज्यादा पढ़ा चुके हैं। अब आपको करना है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप बताओ इस इंक्लाइंड के अलोंग कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, mg नहीं लग रहा, mg कोस अल्फा नहीं लग रहा, इस इंक्लाइंड के अलोंग जो हमारे पास फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल, वो लग रहा है कंपोनेंट mg sin थीटा। इस mg का एक कंपोनेंट लग रहा है mg sin थीटा, sin अल्फा, इंक्लाइंड के अलोंग। तो जो नेट वर्क होगा वो कितना होगा, उसको W2 मान लेंगे, W2 कितना बनेगा, दिस इज इक्वल टू वही एफ एस कोस थीटा, वही होगा सेम। तो यहाँ पे एफ क्या है, यानी कि एफ एस कोस थीटा, यानी यहाँ पे एफ क्या है, यहाँ पे एफ है mg sin अल्फा, mg sin अल्फा, एस कितना है डिस्प्लेसमेंट ab, ab, और एंगल कितना है mg sin अल्फा में ab में 0, cos ऑफ 0, cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ से W2 कितना आया, दिस इज इक्वल टू mg इंटू sin अल्फा। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइन ऑफ अल्फा क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो साइन की जगह है, तो क्या आ जाएगा h और डिवाइड बाय ab, h डिवाइड बाय ab और इनटू ab, इनटू ab, और cos 0 कितना होता है 1, ab से ab क्या हो गया कैंसिल, W2 कितना आया, W2 आया mgh। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ भी कितना आया mgh, वर्टिकल mgh, इंक्लाइंड mgh। एक और करवा देता हूँ आपको स्टेयरकेस का, तो पहले आप इसको नोट कर लें, इसको मिटा लो कर लें, तो बेटा इसको मतलब चलिए। चलो उसके बाद केस थर्ड एक और करते हैं। केस थर्ड हम क्या कहते हैं उसको, स्टेयर केस से, सीढ़ियों से। तो भाई ट्रेवल तो वर्टिकल हाइट तो सेम ही करवानी है हमें, ए जिसका मास है m, यहाँ तक लेके आए उसको h हाइट ट्रेवल करवाना है, टोटल वर्टिकल तो h ही करवाना है। स्टेयर केस से लेके आना है तो पहले उसको मानो लेके आए इधर, ठीक है, ऐसे, फिर लेके नीचे वर्टिकल, फिर ऐसे लेके आगे, फिर वर्टिकल, फिर ऐसे लेके आगे, फिर वर्टिकल। ये हो गया हमारा ग्राउंड। हमें A से यहां तक लाना है B तक, उस दूरी A से B तक। किस तरह से ला रहे हैं, A से इधर ले,
फिर नीचे, फिर इधर, फिर नीचे, फिर इधर, वाया स्टेयरवे। ठीक है, स्टेयर कैसे लेके आए, तो कोई भी नाम दे दे, ए बी हो गया, इसको सी नाम दे दिया, डी ई एफ जी और एच। इस वर्टिकल हाइट की वैल्यू नाम देते हैं h1, इसको लिखो h2, इसको लिखो h3। h1 प्लस h2 प्लस h3 किसके इक्वल आएगा, h के। अंडरस्टूड है? तो सबसे पहले आप वर्क निकालें, ए से डी ले जाने में कितना वर्क होगा, WAD। WAD क्या होगा बेटा, फोर्स तो वर्टिकल नीचे ही होगा ना, तो बॉडी पे जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू mg, वो तो कहाँ होगा, नीचे होगा हमेशा वर्टिकल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर मींस जो सरफेस हमारा अर्थ है उसके परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा। तो WAD क्या होगा, WAD हो जाएगा वही फॉर्मूला क्या, F इंटू S इंटू cos थीटा। बताओ सीधा लिखिए, अब आगे इसको हम सीधा लिखेंगे, दोबारा से हम ये लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। F कितना है, F है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है AD इंटू cos ऑफ कितना एंगल है 90 है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, एंगल होगा 90, cos 90 कितना होता है 0, वर्क डन कितना है 0। फिर आप करोगे वर्क डन D2E, आप वर्क करेंगे D2E, क्या लिखोगे D2E, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे, तो mg इंटू हाइट क्या है उसकी h1 इंटू cos ऑफ कितना एंगल है 0, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है, हाइट भी नीचे है, एंगल कितना आएगा 0। तो हमारे पास आंसर आया mg h1। चलो आगे नेक्स्ट, फिर करो E2F, E2F कितना आएगा 0 आएगा ना, क्योंकि mg इंटू EF इंटू cos 90, डिस्प्लेसमेंट इधर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, कितना वर्क आएगा 0। उसके बाद कौन सा करेंगे FG, WFG कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू mg इंटू S2 और एंगल कितना है 0, कितना आंसर आया, दिस इज mgS2। आगे चले, FG हो गया, GH कितना आएगा, अब आप मान समझ गए होंगे 0 आएगा, और HB कितना आएगा, ये आ जाएगा H से लेकर B mgS। तीन इक्वेशन हो गई थी, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। अब हमसे लोग पूछे, हम ग्राउंड पे कोई भी चीज लेके जा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा वर्क कर दो, ग्राउंड पे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन अगर आप लेके जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कितना वर्क होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऑलवेज वर्क 0 होगा। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लेके जा रहे हो है ना, अगर इंक्लाइंड अगर लेके जाते हो तो वर्क जरूर होगा, हॉरिजॉन्टल वर्क हमेशा कितना होगा 0। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, कितना वर्क हुआ 0। तो टोटल वर्क डन कितना होगा फ्रॉम A टू B, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन W कितना मिलेगा, mgS1 प्लस mgS2 प्लस mgS3, mg कॉमन ले लें, h1 प्लस h2 प्लस h3, और वही h1 प्लस h2 प्लस h3 की वैल्यू ऐड करेंगे तो h बनती है, तो WAP, ठीक है ना, ये W ठीक है सीधा W3, तो W3 हमारे पास आया mgH, इक्वेशन नंबर 7। तो आप लास्ट में कह सकते हैं ना, इन द केस फर्स्ट एंड द सेकंड एंड थर्ड net work done is same, that is equal to mgH
तो यहाँ पे आपका वर्क डन चेंज नहीं हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो यहाँ पे वर्क सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी वर्क होगा वो सेम आएगा। अगर आप उसको ए पोजीशन से बी पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, चाहे उसका पाथ कैसा भी क्यों ना हो, वर्टिकल हो, इंक्लाइंड हो, स्टेयरकेस हो, कैसा भी। तो ये एग्जांपल था इसका कंजर्वेटिव फोर्स का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले इसका, नोट कर बेटा इसको आप। उसके बाद आते हैं टाइप नंबर सेकंड, कौन सा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होंगे, जस्ट उल्टे होंगे ना, कंजर्वेटिव के जस्ट उल्टे। कंजर्वेटिव में क्या था कि जो फोर्स यानी जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड ना करके इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करेगी, उल्टा हो जाएगा। ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ work done by the force in moving a body is depends on path followed by the body, path followed by the body। जो उसके पाथ पे डिपेंड करे वो सभी फोर्सेस क्या होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ऐसे कौन से फोर्सेस जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, कौन से डिपेंड होंगे, जैसे कि हमने इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग किया था, हॉरिजॉन्टल के अलोंग किया था, तो यहाँ पे आपने ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण निकाला ना, उसमें हमने क्या किया, क्या फ्रिक्शन फोर्स लिया था, नहीं लिया ना, हमने सरफेस लिया था, वो स्मूथ सरफेस था। अगर फ्रिक्शन वहां पे कंसीडर कर लेते हैं ना, तो वर्क डन अलग अलग होता है, वर्टिकल का अलग होता है, इंक्लाइंड का अलग होता है, स्टेयरकेस का अलग होता है। अगर उसमें हम क्या ले लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स ले लेते हैं, न्यूमेरिकल निकाल चुके हैं कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग अगर वर्क करते हो ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स तो डिफरेंट आता है, ठीक है। तो हमारे पास सेम बात है, तो अगर फ्रिक्शन फोर्स होता तो डिफरेंट वर्क होता, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसने डिफरेंट कर दिया वर्क को अलग अलग पाथ के अंदर, तो कौन सा बेटा, वो हमारे पास होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो ऑल अपोजिंग फोर्सेस, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस है, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स है, जैसे कि विस्कस फोर्स है, ये सभी के सभी कौन से होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्या, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स सॉलिड फ्रिक्शन वाली बात है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला, एक एयर फ्रिक्शन कह दें, हम उसको विस्कस फोर्स कहते हैं, एंड एक्सेट्रा। है तो भाई अपोजिंग फोर्स सारे, ये लिक्विड में, ये एयर में, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए, तो सभी के अंदर एक तरह से सारे जो अपोजिंग फोर्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। इनके कारण ऐसा वर्क क्या होगा, पाथ पे डिपेंड करेगा जरूर, तो नोट कर इसको। तो इतना सा था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव विद एग्जांपल। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। इस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। जिससे हम एनर्जी तो पढ़ लेते हैं, एनर्जी में हमने एक टाइप पढ़ ली थी उसकी काइनेटिक एनर्जी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ लेते हैं ना, तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर हम अपने एक टाइप कर चुके हैं, उस एनर्जी का नाम था काइनेटिक, और पढ़ते हैं टाइप नंबर उसकी मैकेनिकल एनर्जी की टाइप नेक्स्ट, जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये भी आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं अच्छे से। पोटेंशियल एनर्जी, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी,
अब इसे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए चार्ज के टर्म में हो, चाहे हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हो, ठीक है। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास कौन से हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होता है कंजर्वेटिव और ग्रेविटेशन भी होता है कंजर्वेटिव। तो किसी में भी आएगी, जब आपके यहाँ पे पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लेके चलेंगे, हम ग्रेविटेशनल फोर्स का कंजर्वेटिव फोर्स लेके चलेंगे यहाँ पे 8%। जब प्लस 2 के अंदर आप जाओगे तो यही पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेके, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज द कांसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। ये जो कॉन्सेप्ट है वो ओनली कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट है और किसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी आप वर्क करेंगे यहाँ पे वो कंजर्वेटिव के होंगे सभी के सभी, चाहे ग्रेविटेशन के हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक के हो। तो आपके यहाँ पे ग्रेविटेशन आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं आएगा, चार्ज वगैरह नहीं आएगा, प्लस हो गया। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ी थी हमने कि वे एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, उस बॉडी के मोशन के कारण उसके अंदर कितनी एनर्जी आती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल क्या कहोगे आप, मोशन के कारण नहीं, उल्टा कभी कह दो ना रेस्ट के कारण, नहीं रेस्ट के कारण कोई एनर्जी नहीं आती है। कि मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये धरती पे पड़ी है, पेन है, ये आपके ऊपर नीचे गिरा हुआ है, ग्राउंड पे नीचे गिरा हुआ है, बताओ उस पेन में कौन सी एनर्जी है, कोई भी एनर्जी नहीं है। क्यों, किसी भी चीज में एनर्जी आप कब मानते हो, किसी भी चीज में अगर एनर्जी होती है तो वर्क कर सकती है। पता है मैंने सबसे पहले दिन बात ये कि अगर उसमें एनर्जी है तो देन इट कैन बी वर्क, क्लियर। तो अगर क्या वो नीचे हमने रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरा हुआ है सरफेस के ऊपर, तो क्या को वर्क किया किसी ने, क्या मैंने वर्क किया है उसके ऊपर, कुछ भी तो नहीं। तो सीधा वर्क कितना हुआ, 0, और वर्क 0 हुआ तो पोटेंशियल से कितनी होगी, 0। तो किसी भी बॉडी पे अगर वर्क आप करते हो उसको उस जगह पे मेंटेन रखने में या पोजीशन को चेंज करने में वो वर्क होता है, और उसी दौरान उसके अंदर एनर्जी बनती है, उसके अंदर बनती मींस एनर्जी आती है वहां पे, ठीक है। एनर्जी कन्वर्ट होती है, एनर्जी कभी मत बोल देना एनर्जी बनती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्लियर। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो पोटेंशियल से क्या कहोगे, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड by the body due to its position and configuration बॉडी की पोजीशन के कारण या बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसके अंदर कोई एनर्जी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो, जैसे स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग को अगर आप खींचते, अब स्प्रिंग रेस्ट में है, समझना अच्छे से बात। अगर स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच भी नहीं किया है, कंप्रेस भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, स्प्रिंग है इसके बंधी हुई है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, उल्टा कर देते हैं, अच्छे समझेंगे, बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे है, इसके अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं है, x इक्वल टू कितनी है, 0। अब बताओ क्या इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इसके अंदर कोई एनर्जी होती तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है ना, कहीं तो होता है इफेक्ट, कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन अगर आप इसमें क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हैं इसको बाहर ऐसे, तो अगर स्ट्रेच किया आपने तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई या नहीं हुई, हुई। आप छोड़ के देख लीजिए इसको, या आप देखोगे कि मैं इसको बाहर खींच रहा हूं, तो अगर इसको इसी पोजीशन पे मेंटेन रखना है तो आपको वर्क करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है। ये जो हमने x डिस्टेंस आगे सरका दी, इसको डिस्प्लेस कर दिया, उसको इसी x पे रखने में, x डिस्प्लेसमेंट आगे ही रखने में, इस स्प्रिंग को होल्ड करने में आपको वर्क करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब अब इस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी है, इसमें स्प्रिंग में एनर्जी है, लेकिन ये स्प्रिंग वाइब्रेट नहीं करी। मैंने कहा इसको इसी पोजीशन के रखने में उसके अंदर जो वर्क करना पड़ा वो उसके अंदर एनर्जी है। तो है तो ये रेस्ट में ही, है तो ये रेस्ट में ही, लेकिन उसके अंदर रेस्ट कब आया, उसको स्ट्रेच करने से या फिर कंप्रेस करने से। रेस्ट तो ये भी है, रेस्ट ये भी है, और रेस्ट कंप्रेस तो वो भी है, लेकिन इसमें एनर्जी नहीं है, इसी में एनर्जी होगी, कंप्रेस करोगे तो भी एनर्जी होगी। तो
कभी भी ये मत बोल देना गलती से भी कि एनर्जी ड्यू टू रेस्ट, नो कभी नहीं। एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्लियर ना? तो हमेशा कोई भी एनर्जी हो, आइदर काइनेटिक आइदर पोटेंशियल, वो एनर्जी तभी होती है, तभी मानी जाती है उस बॉडी में एनर्जी कि अगर उसको आप रोकने में, आप उसको पोजीशन को मेंटेन करने में आपको वर्क करना पड़े। क्लियर? तो थोड़ा बहुत याद आया होगा, मैंने काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकाला था। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने कहा था कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या करने में, टू ब्रिंग इट्स मोशन फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन या फिर रेस्ट टू मोशन। ठीक है, मोशन से रेस्ट में आने में किसी बॉडी में कितना वर्क हमने किया था, या फिर रेस्ट से मोशन में लाने में कितना वर्क हमने किया था। ठीक है, तो वो हमारे अंदर, उसके अंदर उस बॉडी की कौन सी एनर्जी आई थी, काइनेटिक एनर्जी आई थी, रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में लाने में। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, पोटेंशियल में क्या बताया मैंने, जो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन करेंगे वो ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए करेंगे, है ना। तो कुछ इसके लिए पॉइंट लिख दिया, कैसे क्या हमारे पास होंगे। तो पहली बात तो ये, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड only for conservative, only for conservative force field। उसी के फील्ड में, कंजर्वेटिव फोर्स का जो फील्ड होगा उसी फील्ड में हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, और किसी फील्ड में नहीं। ठीक है, फील्ड का मतलब क्या होता है, उसका स्पेस, कि जहां जिस स्पेस में, जिस जगह पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो ना, बस उसी के अंदर ही उस बॉडी को मूव करके या उसकी पोजीशन को चेंज करके हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा नॉन कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं, ओनली कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब हम इसमें कैसे डिफाइन करें कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में। क्या बताया मैंने आपको कि किसी भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जो आप लेके जा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो जो वर्क कहलाएगा वो उसके क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा और बताता हूं आपको मैं, जैसे मैं कह दूं कि भाई इसकी इनिशियल पोजीशन बॉडी की ये है, यहां है, अब वो यहां से उस बॉडी को कहां लेके जा रहा हूं मैं, यहां तक लेके जा रहा हूं, तो यहां से मींस ये उसका रेफरेंस पॉइंट होगा। तो रेफरेंस पॉइंट पे हमेशा याद रखना, रेफरेंस पॉइंट पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेके चलते हैं। तो आप चाहे अर्थ से उठा के यहां ले आए हो, चाहे मैं इसको इस हाथ से उठा के यहां लेके गया हूं, तो जहां आप इनिशियल से आओ उसको लेके जा रहे हो ना एक रेफरेंस पॉइंट पे, तो उस हमेशा रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। या उल्टा भी क्या मान सकता हूं मैं कि मैं यहां से ना उसको अर्थ पे ले जा रहा हूं, तो हमने रेफरेंस क्या माना, रेफरेंस मैंने मान अर्थ मान लिया, तो जहां जो आप रेफरेंस मानते हो उसकी उस पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानोगे आप। अगर मैं ये रेफरेंस मानूंगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्लियर, इस जगह पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कब आती है बेटा, क्या कि पोटेंशियल एनर्जी इन ए बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी किसके अंदर, इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इन ए कंजर्वेटिव फोर्स field is defined as it is the amount of work done, it is the amount of work done क्या करने में और किसका अगेंस्ट। आप जब यहां से उठा के ऊपर ले जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है ना, और हम उसको कहां ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। तो अगेंस्ट आप किसके काम कर रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स क्या करने में, इन ऑर्डर टू शिफ्ट द बॉडी, कहां से, फ्रॉम रेफरेंस पोजिशन, from one
पोजीशन या वन रेफरेंस पोजीशन और उस रेफरेंस पोजीशन पे पोटेंशियल जो एनर्जी होती है U वो 0 होती है बेटा। ठीक है, कहां से कहां? रेफरेंस पोजीशन से टू अनदर पोजीशन। तो एक उसके वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाने में अगर आप वर्क कर रहे हो और वो वर्क आप किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं ना, तो शिफ्ट करने में जो वर्क कर रहे हैं वो उसके क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। और उसका उल्टा भी हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। क्या वाइस वर्सा? कि किसी भी कोई भी पोजीशन है वहां से आप अगर उसको रेफरेंस पोजीशन पे ला रहे हो तो भी उसका वर्क किसके इक्वल कहलाएगा? उसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कहलाएगा। ठीक है, तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। चलो, उसके बाद रिलेशन क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में? वो रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बताते हैं। आप इसको लिखिए पहले एक बार, नोट करो बेटा इसको। ठीक है, देखो कर लिया। रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा ये होती है F इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। का क्या है? सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन के साथ वो किस तरह से वेरी करती है? नेगेटिव में, नेगेटिव वेरिएशन इसका आता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन ऑफ नेगेटिव वेरिएशन होता है इस फोर्स का F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। अब डी आर यहाँ पे अलोंग x भी हो सकता है, अलोंग y भी हो सकता है, अलोंग z भी हो सकता है, दोनों आ सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरह वेरी कर सकता है। तो इसका जो आप ग्राफिकल वेरिएशन आप बनाते हैं, बाद में करेंगे x का, y का, z का। अगर इसका आप ग्राफिकल वेरिएशन करते हैं इसका बेटा फोर्स का r के साथ, तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है, एक ये और एक इस तरह से वेरी करेंगे बेटा। ये पोटेंशियल एनर्जी का, फोर्स नहीं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का मैंने बोला, पोटेंशियल एनर्जी का। अगर पोटेंशियल एनर्जी का और सेपरेशन के साथ उसको आप ग्राफ बनाते हो r के साथ में, तो आप उसमें इस तरह से ग्राफ नोट कर पाते हैं। तो आप बहुत सारे ऐसे ग्राफ में हम कैसे क्या बताएंगे, क्या है क्या नहीं है, समझ आओ थोड़ा सा एक बार ना। U वर्सेस R, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। ये पॉजिटिव रीजन है, पॉजिटिव रीजन, और ये कौन सा कहलाएगा? नेगेटिव रीजन। अगर आपका यहाँ पे जो पॉजिटिव रीजन है तो इसके अंदर U और R के अंदर जो फोर्स कहलाएगा वो फोर्स होगा रिपल्सिव नेचर का। फोर्स इज रिपल्सिव। और जो नेगेटिव जो रीजन है वो फोर्स होगा अट्रैक्टिव। फोर्स इज अट्रैक्टिव, यानी कि अगर हमारे पास ये जो पॉजिटिव रीजन आया, पॉजिटिव रीजन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव हुई, देखो यह पॉजिटिव है ना, ये तो जीरो होगी। तो जीरो से ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव वेरी कर रही है आर के साथ, तो वह फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, यहां देखो आप नेगेटिव है, यहां से आगे जाओगे तो नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव में बढ़ेगी, ये कह सकते हैं पॉजिटिव में कम होगी। अगर नीचे जाओगे तो, नीचे की तरफ जाओगे तो आप ये कहोगे यहां पे, अगर पॉइंट में कहूं क्या कि इफ पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, potential energy is positive, then force is repulsive, then force is repulsive. उल्टा, if
पोटेंशियल एनर्जी उल्टा कर दो इसमें सबसे ये, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव तो फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव, देन फोर्स इज अट्रैक्टिव, देन फोर्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है, ये वेरिएशन है इसका बेटा। और आप देखिए तो देखो ध्यान से बात, अगर मैं ये कहूं इसके अंदर अगर आर बढ़ता जा रहा है, आर कहां बढ़ रहा है, इधर, अगर आप इसकी नेगेटिव वाले की बात करो तो अगर आर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है घट रही है, अगर आर बढ़ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, देखो ध्यान से किसके रीजन में, नेगेटिव रीजन में। अगर आर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ी तो की, क्योंकि नीचे तो क्या है, नेगेटिव है, कम है, तो ऊपर जाके क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इन द नेगेटिव रीजन अगर आर बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इन नेगेटिव रीजन इन नेगेटिव रीजन आर अगर इंक्रीज होता है, इफ लगा देना, इफ आर इज इंक्रीज देन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज। और चौथा, अगर बात करते हैं पॉजिटिव रीजन में, इन पॉजिटिव रीजन अगर आर बढ़ रहा हो और इंक्रीज हो रहा हो, इधर आर बढ़ रहा है तो इसकी पोटेंशियल से कम हो रही है, देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग। इस तरह से वेरी करेगी इसके अंदर। तो ये तो क्या है, आर एक पर्टिकुलर कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, एक्स वाई और जेड, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। तो अगर ओनली पर्टिकुलर एक एक्स एक्सिस में होता है, पर्टिकुलर एक्स एक्सिस में, तो हमारे पास क्या बनती है वही अलग निकालोगे। तो अगर आप बताओ यहां से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे आप, इसको नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए पर आप, थोड़ा टाइम हो बस कर लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो अगर आप यहां से नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालें du, तो du क्या बनेगा, du बनेगा माइनस ऑफ एफ डी आर। तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी हो, नेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर नेट पोटेंशियल एनर्जी, तो अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मान लो u1 से u2, ये सेपरेशन से चेंज हो रहे हैं r1 से r2, ठीक है। du हो जाएगा u1 से u2 चेंज और डिस्टेंस हो जाएगा r1 से r2 चेंज। तो ऐसे आप नेट पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप नोट कर सकते हो उसको अच्छे से, एक बार देख लो ध्यान से एक बार। तो आप ये भी कह सकते हो ना कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है बेटा, ध्यान समझे बात, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क ही तो होता है, और वो वर्क कैसा है, नेगेटिव वर्क है। तो इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव वर्क के इक्वल होगा तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे। तो डेल्टा यू यानी कि डी को जो हम करेंगे यहाँ पे, तो डी का क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और u की लिमिट पुट करेंगे u1 से u2, ठीक है। और इज इक्वल टू ये सारा क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा, तो इसको बना देंगे माइनस w, तो ये बनेगा u2 माइनस u1, और u2 माइनस u1 को कह देंगे डेल्टा u, तो डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ w, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन। तो ये कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी का। कल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर ही थोड़ा सा और आगे करेंगे, ग्राफिकल वेरिएशन भी, और उसके अंदर कौन कौन से स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब आज इतना करें ना, थैंक यू, बाय बेटा।